आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी और सेवन निषेध दिवस है। इस वर्ष का विषय है बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी। यह दिन प्रतिवर्ष मादक ताज़ा पदार्थों के सेवन को लेकर समाज में जागरूकता लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 महामारी की वजह से अन्य राज्यों से अपने घरों को लौटे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके अंतर्गत करीब 1.25 करोड़ लोगों को राज्य में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2.4 लाख इकाइयों को 5900 करोड़ का कर्ज बांटा जाएगा। 1.1 लाख नई इकाइयों को भी 3226 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। इसके साथ ही एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत विश्वकर्मा श्रम सम्मान के जरिए 5000 कुशल कामगारों को टूल किट भी दी जाएगी। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान आज प्रदेश के 31 जिलों में एक साथ शुरू होगा। प्रदेश के सभी जिले इस कार्यक्रम के दौरान जनसेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख के करीब मजदूर हाल ही में दूसरे राज्यों से वापस लौटे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का एक दल आज से गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का 4 दिन का दौरा करेगा। इस दल का नेतृत्व स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव करेंगे। यह केंद्रीय टीम कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए राज्यों द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा करेगी। भारत में प्रति 1 लाख की आबादी पर 33 के करीब कोविड मामले हैं, जबकि वैश्विक औसत 114 के करीब है। इसके अलावा भारत में कोविड-19 रोगियों की मृत्यु दर भी दुनिया में सबसे कम है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 577 मामलों का पता चला है। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक 29,778 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने कोविड-19 रोगियों के रिश्तेदारों के लिए एक स्थायी डॉम की सुविधा खड़ी की है। डॉम में बिस्तर, पीने का ठंडा पानी, एयर कूलर और टेलीविजन सेट जैसी सभी सुविधाएं हैं। रिश्तेदारों को वीडियो कॉलिंग की सुविधाएं भी दी जा रही है ताकि वे मरीजों से बात कर सके। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार। अहमदाबाद, महाराष्ट्र में कल एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 4841 मामले दर्ज किए गए। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 1,47,000 से अधिक हो गई है। इस समय राज्य में सिर्फ 63,342 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं। राजधानी मुंबई में 70,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को बिना पर्चे के कोविड-19 के लिए परीक्षण करने की अनुमति देने का फैसला लिया है। बीएमसी के आंकड़ों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के बीच कोविड-19 मृत्यु दर अधिक है। मृत्यु दर को कम करने के लिए नगर निगम ने प्रतिबंधित क्षेत्रों और कोविड-19 हॉटस्पॉट में वरिष्ठ नागरिकों के ऑक्सीजन के स्तर की जांच भी शुरू कर दी थी। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की वृद्धि दर 1.46% हो गई है, जो कि अन्य बड़े राज्यों की तुलना में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 147 नए मामलों का पता चला है, जिसे मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 12,000 से अधिक हो गई है। कोरोना से राज्य में अब तक 542 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश 76.4% रिकवरी दर के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोरोना के मामलों का सही अंदाजा लगाने के लिए आज से सेरो सर्वेक्षण शुरू हो रहा है, जिसमें सभी वर्गों और उम्र के 20,000 लोगों की नमूना परीक्षण की जाएगी। इससे दिल्ली में संक्रमण के फैलाव का समग्र आकलन हो सकेगा और एक व्यापक रणनीति निर्धारित की जा सकेगी। यह डॉक्टर वी.के. पॉल समिति की सिफारिशों के अनुसार तैयार योजना के तहत किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर 14 जून को इस समिति का गठन किया गया था। 20,000 लोगों का सेरो सर्वेक्षण किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी के बैंक्वेट हॉलों में कोविड उपचार केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कोविड मरीजों के लिए सरकार लगातार बिस्तरों की संख्या बढ़ा रही है। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 आपदा के दौर में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और क्षेत्रीय अधिकारियों से संवाद
और संपर्क स्थापित करने में बड़ी मदद मिल रही है। राज्य में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जा रही हैं। देश भर में कोरोना जांच की सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस समय देश में कुल 1007 प्रयोगशालाएं परीक्षण कर रही हैं। इनमें से 734 सरकारी और 273 निजी हैं। देश में अब तक 75 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। कोविड संक्रमित रोगियों के स्वस्थ होने की दर अब 57.43% हो गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनिस्वामी ने कोविड-19 महामारी का फैलाव रोकने में कोयम्बटूर जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोयम्बटूर चेन्नई के बाद राज्य का सबसे अधिक औद्योगिकृत जिला होने के बावजूद यहां महामारी का सबसे कम असर देखा गया है। ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से प्रवासी भारतीयों को लेकर INS जलाश्व जहाज कल तुतुकुडी के लिए रवाना हो गया है। इनमें से ज्यादातर मछुआरे तमिलनाडु के हैं जो लॉकडाउन की वजह से ईरान में फंसे हुए थे। नौसेना का यह जहाज समुद्र सेतु अभियान के तहत विदेशों में फंसे प्रवासी भारतीयों को वापस लाने के मानवीय कार्य में लगा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज से क्लब, शॉपिंग मॉल्स, रेस्तरां और होटलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और सभा कक्ष फिलहाल बंद रहेंगे। इसके अलावा खेल परिसरों और स्टेडियम में खेल कूद संबंधी गतिविधियों की इजाजत होगी, लेकिन दर्शकों को इन्हें देखने की अनुमति नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के भीतर बसें चलाने की अनुमति भी दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि 1 से 15 जुलाई तक निर्धारित 10वीं और 12वीं कक्षा की शेष परीक्षाएं कोविड-19 महामारी के कारण रद्द करने का फैसला किया गया है। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के 25 जिलों में बिजली गिरने और बारिश संबंधी घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है। इन घटनाओं में 56 व्यक्ति घायल भी हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक मृतक के निकटतम आश्रित को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। वज्रपात के कारण 53 घायलों में से 13 की स्थिति काफी गंभीर है। राज्य सरकार ने घायलों का मुफ्त इलाज कराने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से कल कम से कम 24 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 12 घायल हो गए। इस घटना के समय लोग खेतों में काम कर रहे थे या फिर उन्होंने बारिश और बिजली गिरने से बचने के लिए पेड़ों के नीचे शरण ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है और प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा में घायल हुए लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता देने और पीड़ित परिवारों को सहायता देने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि संबंधित राज्य सरकारें तेज गति से राहत कार्य में जुटी हुई हैं। असम के 9 जिलों में बाढ़ से लगभग 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पानी बढ़ने से एक बड़े क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ है। 5 जिलों में 11,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में आश्रय लिए हुए हैं। बाढ़ से सड़कों और तटबंधों को भी नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें राहत और बचाव कार्य में तैनात हैं। रेलवे ने 12 अगस्त तक मेल, एक्सप्रेस यात्री और उपनगरीय सेवा सहित सभी नियमित समय सारणीबद्ध यात्री सेवाएं रद्द करने का फैसला किया है। 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच यात्रा के लिए नियमित समय सारणीबद्ध रेलगाड़ियों के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द समझे जाएंगे और उनका पूरा रिफंड यात्रियों को किया जाएगा, परंतु वर्तमान में सभी 230 स्पेशल रेलगाड़ियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलती रहेंगी, जिनके लिए 21 मई को या उसके बाद टिकट बुक किए जा रहे हैं। इनमें 12 मई से शुरू हुई स्पेशल राजधानी और 1 जून से शुरू हुई स्पेशल और मेल
एक्सप्रेस सेवा जारी रहेगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि भारत एक प्रमुख विश्व शक्ति के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे प्रभावी आर्थिक विकास है, जिसे कुशल नेतृत्व का समर्थन मिला है। श्री नाइक नई दिल्ली में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात पर 2 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भारतीय उद्योग परिसंघ CII गुजरात और भारतीय रक्षा निर्माता समिति ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया है। श्रीलंका में अमेरिकी सरकार के साथ प्रस्तावित मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC समझौते की जांच के लिए गठित राष्ट्रपति की समिति ने इस समझौते को लेकर आशंकाएं व्यक्त करते हुए कहा है कि इसकी कुछ धाराओं पर कानूनी तौर अमल करना संभव नहीं है। कल शाम राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के बाद कमेटी ने कहा कि MCC पर अमल करने वाले देशों की मौजूदा हालत बड़ी दयनीय है। राष्ट्रपति ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को भी कहा है। इस समझौते का श्रीलंका की पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रस्ताव किया गया था, लेकिन राजनीतिक विरोध के कारण इसमें विलंब हुआ। वर्तमान सरकार ने इसके प्रावधानों का अध्ययन करने के लिए कमेटी गठित की थी। दूसरी ओर कोलंबो में अमेरिकी दूतावास ने आशा व्यक्त की है कि आगामी अगस्त में होने वाले चुनाव के बाद समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अमेरिका से 48 करोड़ डॉलर की सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित इस समझौते का उद्देश्य कोलंबो में यातायात की भीड़-भाड़ कम करना, सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना, प्रांतीय सड़कों को ठीक बनाना और भूमि प्रशासन को बेहतर बनाने की पहलों का विस्तार करना है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों और पशुपालकों से गोबर एकत्र करेगी। इस बारे में राज्य सरकार ने कल गोधन न्याय योजना की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार निर्धारित दर पर पशुपालकों और किसानों से गोबर खरीदेगी। गोबर खरीदी की दर तय करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की 5 सदस्यीय उपसमिति का गठन किया गया है। खरीदे गए गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाएगा, जिसे सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों और इस खाद का इस्तेमाल करने वाले वन, कृषि और उद्यानिकी जैसे शासकीय विभागों को बेचा जाएगा। गोधन न्याय योजना पर्यावरण सुरक्षा के साथ ही गौ पालन को लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। इससे गांवों में रोजगार और अतिरिक्त आमदनी के अवसर बढ़ेंगे। इस योजना की शुरुआत हरेली पर्व से की जाएगी।